गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मिनिमम सपोर्ट प्राइस। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो 250 फार्मर्स यूनियन जो है पंजाब से दिल्ली की तरफ मार्च की है और उन्होंने जो है डिमांड रखी है गवर्नमेंट से कि लीगल गारंटी ऑफ एमएसपी हमें दी जाए। तो एमएसपी क्या होता है? एक फॉर्म ऑफ मार्केट इंटरवेंशन है ताकि एग्रीकल्चर प्रोड्यूसर्स जो हैं उनको किसी भी शार्प फॉर्म फॉल इन फार्म प्राइजेस से बचाया जा सके बम्पर प्रोडक्शन ईयर्स में। तो ये कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स जो पीएम चेयर करते हैं और उसको जो रिकमेंडेशंस दी जाती हैं सीएसीपी द्वारा बिगनिंग ऑफ सोइंग सीज़न पर, उसके बेसिस पर ये अनाउंस की जाती है। बेसिकली ये गारंटेड प्राइस होता है फार्मर को उसकी प्रोड्यूस का, ताकि फार्मर को डिस्ट्रेस सेल्स ना करनी पड़े और फूड ग्रेन जो है वो उनसे फार्मर से पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन के लिए लिए जाते हैं उस पर्टिकुलर प्राइस पर। समझ लो कि कोई बम्पर प्रोडक्शन हो जाती है किसी भी जो है मार्केट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट की, तो गवर्नमेंट एजेंसीज जो है वो पूरी क्वांटिटी जो है वो फार्मर्स से मिनिमम प्राइस पर या मिनिमम सपोर्ट प्राइस पर ख़रीद लेती है। ठीक है, ताकि फार्मर को नुकसान ना सहना पड़े। 1967 में फूड ग्रेन प्राइस कमेटी जो थी उसके रिकमेंडेशंस पर एमएसपी रिजीम स्टार्ट की गई। गवर्नमेंट ने एग्रीकल्चर प्राइस कमीशन भी सेटअप किया 1985 में, ताकि एमएसपी जो है वो क्रॉप्स के लिए फ़िक्स की जा सके। तो 22 मैंडेटेड क्रॉप्स हैं और एफआरपी भी जो है वो इशू की जाती है शुगर केन के लिए। तो मतलब कह सकते हो 23 क्रॉप्स के लिए ये अनाउंस की जाती है। 14 जिसमें खरीफ सीज़न की क्रॉप्स हैं, 6 रबी क्रॉप्स हैं और 2 अदर कमर्शियल क्रॉप्स हैं। लेकिन ये देखा गया है कि जो इंडियन फार्मर्स हैं उसमें से लेस देन 6% को ही इसका बेनिफिट मिल पाता है। प्रोक्योरमेंट भी कुछ फ्यू स्टेट्स में ही कंसंट्रेटेड है, जैसे पंजाब, हरियाणा, वेस्टर्न यूपी, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में और महाराष्ट्र में कॉटन। ठीक है, तो एम एस स्वामीनाथन कमीशन की जो रिकमेंडेशन है, जो 2006 के रिकमेंडेशंस हैं कि एमएसपी जो है वो कम से कम 50% ज़्यादा होनी चाहिए वेटेड एवरेज कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन से। तो 2006 से लेकर अभी तक किसी भी गवर्नमेंट ने इसको एक्सेप्ट नहीं किया है और स्वामीनाथन रिपोर्ट जो है वो अभी तक ना यूपीए गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की और ना ही एनडीए गवर्नमेंट ने एक्सेप्ट की है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं फ्लोर टेस्ट इन बिहार असेंबली। ये टॉपिक पॉलिटी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता है कि अभी बिहार में जो पॉलिटिकल शिफ्ट हुआ उसके बाद फ्लोर टेस्ट जो है वो नीतीश कुमार जी जो है जीत गए हैं बिहार लेजिस्लेटिव असेंबली में। तो फ्लोर टेस्ट क्या होता है? एक कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म होता है जिसके थ्रू सीएम जो है अपॉइंट किया जाता है और जो भी अपॉइंट किया हुआ होता है उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ स्टेट में। तो इसको हम ट्रस्ट वोट भी कह सकते हैं। लेजिस्लेटिव बॉडीज़ में जो है ये होल्ड की जाती है ताकि ये देखा जा सके कि गवर्नमेंट जो है कहीं वो मेजॉरिटी तो नहीं लूज़ कर चुकी है। ठीक है, तो इसको वोट अमंग द मेंबर्स के थ्रू जो है वो कंडक्ट किया जाता है। जब हाउस सेशन में हो तो स्पीकर जो है वो फ्लोर टेस्ट की मांग करते हैं और जब सेशन में हाउस ना हो तो गवर्नर की रेजिड्यूरी पावर्स जो होती हैं आर्टिकल 163 के अंडर, उसके अंदर जो है वो फ्लोर टेस्ट करवाया जाता है। ठीक है, तो 2020 में सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट थी शिवराज सिंह चौहान केस में, जिसमें कहा गया था कि स्पीकर के पास पावर है कि वो फ्लोर टेस्ट करवा सकते हैं अगर गवर्नमेंट जो है मेजॉरिटी लूज़ कर चुकी है तो। सो फ्लोर टेस्ट के टाइम पर होता क्या है? तो ये बेसिकली वोट ऑफ कॉन्फिडेंस होता है। मतलब जो लीडर है जो पार्टी का, जो मेजॉरिटी जो है जो जो गवर्नमेंट में है, उसको अपनी मेजॉरिटी प्रूव करनी होती है, अपना कॉन्फिडेंस दिखाना होता है। तो सीएम बेसिकली मोशन मूव करते हैं वो वोट ऑफ कॉन्फिडेंस का, जिसके ऊपर वोटिंग होती है और फिर एंड में देखा जाता है कि क्या मेजॉरिटी वोट है सीएम के पास या नहीं है। अब कॉम्पोजिट फ्लोर टेस्ट क्या होता है? जब एक से ज़्यादा लोग गवर्नमेंट का क्लेम जो है वो जो है पेश करते हैं, तो ऑफ कोर्स गवर्नर जो है एक स्पेशल सेशन बुलाते हैं और देखते हैं फिर कि किसके पास मेजॉरिटी है। अगर कि जो है टाई हो जाता है तो स्पीकर जो है वो अपनी कास्टिंग वोट डालते हैं और फिर उस पर्टिकुलर ग्रुप की सरकार बन जाती है। ठीक है, नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी बोर्ड ऑफ इंडिया। ये टॉपिक आपके इकोनॉमी के लिए इंपॉर्टेंट है। तो आईबीबीआई ने रेजोल्यूशन प्रोफेशनल्स के लिए जो है वो मैंडेटरी कर दिया है कि वो जो है कॉपी जो होगी रेजोल्यूशन की वो क्रेडिटर्स और डेटर्स को हर केस में जो है वो प्रोवाइड करवाएंगे। ठीक है, तो आईबीबीआई क्या है? 2016 में इसको बनाया गया इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड के अंडर और ये आईबीसी की इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल है। आईबीबीआई जो है वो प्रोफेशनल्स और प्रोसेसेस दोनों को रेगुलेट करता है
इसके पास रेगुलेटरी ओवरसाइट है इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एजेंसीज़ का, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल एंटिटीज़, इंसॉल्वेंसी प्रोफेशनल्स और इंफॉर्मेशनल यूटिलिटीज़ का। और इसको एज अथॉरिटी भी माना गया है कंपनीज रजिस्टर्ड वैल्यूअर्स एंड वैल्यूएशन रूल्स 2017 के अंडर, जिसके अंदर ये प्रोफेशन ऑफ वैल्यूअर्स को भी जो है रेगुलेट और डेवलप करते हैं। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द बोर्ड अगर हम देखें तो इसमें एक चेयरपर्सन होते हैं, 3 मेंबर्स सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, 1 मेंबर आरबीआई द्वारा नॉमिनेटेड होते हैं। ठीक है, फिर 5 मेंबर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट भी नॉमिनेट करती है। टर्म ऑफ ऑफिस ऑफ चेयरपर्सन और मेंबर जो है वो 5 ईयर्स या फिर 65 ईयर्स की एज उनकी होती है। ठीक है, और ऑफ कोर्स वो एलिजिबल होते हैं रीअपॉइंटमेंट के लिए भी। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं बॉन्ड यील्ड। टॉपिक इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट है। तो जैसे जैसे इन्फ्लेशन जो है मॉडरेट होती जाएगी, बॉन्ड यील्ड्स भी जो है वो सॉफ्टन होती जाएंगी और बोरिंग कॉस्ट जो है वो कम होती जाएगी। आरबीआई के गवर्नर का रिसेंटली कहना है। तो बॉन्ड क्या होता है? बेसिकली एक फिक्स्ड इनकम इंस्ट्रूमेंट होता है, जो कि एक तरह से फॉर्म ऑफ लोन होता है जो इन्वेस्टर से लिया जाता है बोरोवर द्वारा, और एक सेट पीरियड ऑफ टाइम के लिए, जिसके बदले में रेगुलर इंटरेस्ट पेमेंट्स की जाती हैं। ठीक है, जस्ट लाइक अ लोन। तो बॉन्ड यील्ड क्या है? बेसिकली इन्वेस्टर जो है जितना वो पैसा उस पर्टिकुलर बॉन्ड से कमा रहा है उसको हम रिटर्न कहते हैं या बॉन्ड यील्ड कहते हैं। तो बॉन्ड यील्ड जो है वो प्रिवेलिंग मार्केट प्राइस ऑफ बॉन्ड पर जो है वो डिपेंड करती है। और प्राइस और यील्ड जो है वो इन्वर्सली रिलेटेड है। कैसे? जब प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है ऊपर जाएगा तो यील्ड नीचे हो जाएगी, कम हो जाएगी, और यील्ड जब ज़्यादा होगी तो इसका मतलब प्राइस ऑफ बॉन्ड जो है वो कम हो गया है। ठीक है, कैसे? सपोज इंटरेस्ट रेट्स अगर गिर जाते हैं तो न्यू बॉन्ड जो हैं वो लो इंटरेस्ट रेट्स जो है वो ऑफ़र कर रहे हैं, तो इसका मतलब जो एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स हैं वो ज़्यादा वैल्यूएबल है इन्वेस्टर्स के लिए। इसलिए जो है उससे क्या होगा कि जो हायर इंटरेस्ट रेट पेमेंट जो ऑफ़र कर रहे हैं एग्जिस्टिंग बॉन्ड्स, उनके जो है प्राइस जो है वो इंक्रीज़ हो जाएंगे। ठीक है, ठीक है, तो इसका मतलब यही हुआ ना कि प्राइस और जो यील्ड हैं ये दोनों इन्वर्सली रिलेटेड है। प्राइस ज़्यादा तो मतलब यील्ड कम, और अगर यील्ड जो है ज़्यादा मिल रहा है तो मतलब प्राइस उसका बॉन्ड का कम हो जाएगा। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं राइजिंग ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वायनाड जो है वहाँ पर एक वाइल्ड एलिफेंट ने 47 ईयर ओल्ड पर्सन को जो है वो मार दिया है। तो ये ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट जो है केरला में बढ़ता ही जा रहा है। तो अगर हम पिछले साल की बात करें तो 8800 से ज़्यादा वाइल्ड एनिमल अटैक्स देखने को मिले। और जो है ये सिर्फ ह्यूमंस को ही नहीं बल्कि केरला के एग्रीकल्चर सेक्टर को लिए भी डिवास्टेटिव रहा है। वायनाड जो है वहाँ पर फॉरेस्ट कवर लगभग 36.48% है। तो इसकी जो जोग्राफिकल लोकेशन है वो भी जो है ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट में बहुत बड़ा रोल निभा रही है। तो रीजंस क्या हैं इस ह्यूमन एनिमल कन्फ्लिक्ट के केरला में? ऑफ कोर्स कल्टीवेशन ऑफ एलियन प्लांट्स किए जा रहे हैं। ठीक है, कमर्शियल पर्पसेस के लिए। तो जो एनिमल्स हैं उनके नेचुरल हैबिटेट और फूड सोर्सेज को जो है डिप्राइव किया जा रहा है उनसे। ठीक है, फिर कुछ वाटर गजलिंग स्पीशीज़ भी लगाई जा रही हैं जिससे कि फॉरेस्ट का नेचुरल वाटर रिसोर्सेज जो है वो स्ट्रेन आ रहा है उसके ऊपर। और एलिफेंट्स जो है वो इस पर सबसे वर्स्ट अफेक्टेड स्पीशीज़ हैं। एग्रीकल्चरल प्रैक्टिसेस भी चेंज की जा रही हैं जिसकी वजह से जो है फॉडर नहीं मिलता है एनिमल्स को, तो उनको जो है वो आउट ऑफ फॉरेस्ट आना पड़ता है। वाइल्ड लाइफ अटैक्स जो हैं वो बढ़ रहे हैं। इसकी वजह से जो है लोग भी जो है वो अपनी फार्म से दूर जा रहे हैं, और उसकी वजह से जो है फार्म्स की तरफ जो है एनिमल्स मूव होते हैं क्रॉप खाने के लिए, और फिर वो ह्यूमंस के साथ आमने सामने आ जाते हैं। ठीक है, वायनाड में खासकर अगर हम देखें तो डेयरी सेक्टर इमर्ज हो रहा है विलेजर्स के लिए, और उसकी वजह से डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स जो हैं वो भी टाइगर्स और अदर कार्निवोर्स एनिमल्स के जो है वो प्राइम टारगेट्स बन जाते हैं। तो वेस्ट डिस्पोजल भी किया जा रहा है फॉरेस्टेड एरियाज़ में। एनिमल हैबिटेट्स जो है उसकी फ्रेगमेंटेशन हो रही है। ह्यूमन प्रेजेंस जो है एनिमल हैबिटेट के आसपास बढ़ रहा है। तो केरला इसको एड्रेस कैसे कर रहा है इस इशू को? एलिफेंट प्रूफ ट्रेंचेस बनाई जा रही हैं, एलिफेंट प्रूफ स्टोन वॉल्स, सोलर पावर्ड इलेक्ट्रिक फेंसिंग बनाई जा रही है। फार्मर्स से लैंड एक्वायर करके उसको फॉरेस्ट लैंड में कन्वर्ट किया जा रहा है, पर ये सब जो है वो इनफ नहीं है। ठीक है, तो एलिफेंट कॉरिडोर बनाने का जो है प्रोविज़न रखना ज़रूरी है। तो एलिफेंट कॉरिडोर्स बेसिकली नेचुरल हैबिटेट्स हैं जो कि दो नेचुरल हैबिटेट्स को लिंक कर रहे हैं, ताकि जो है
उसमें ह्यूमंस के साथ जो है वो आमना सामना ना हो एलिफेंट्स का। तो अगर हम इंडिया में देखें 2005 में 88 कॉरिडोर्स आइडेंटिफाई किए गए थे मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट द्वारा, और 2010 के बाद से 40% इंक्रीज़ देखने को मिला, और लगभग 150 कॉरिडोर्स जो है वो अक्रॉस द नेशन ऑलरेडी बनाए जा चुके हैं, जिसमें कि वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा ये एलिफेंट कॉरिडोर्स हैं। नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं हस्तसल मीनार। ये टॉपिक आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो जो है जो एक ऐसा टाइम चल रहा है जब हेरिटेज प्रिजर्वेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो चुका है, तो इसलिए एफर्ट्स किए जा रहे हैं कि मिस्ट्रीज़ जो कि हस्तसाल मीनार के आसपास हैं उसको अनरेवल किया जा सके। हस्तसाल मीनार जो है एक स्मॉल विलेज है वेस्टर्न दिल्ली में। 1634 में इसको कंस्ट्रक्शन फिनिश की गई शाहजहाँ के टाइम पर। इसको मिनी कुतुब मीनार भी कहते हैं। लखोरी ब्रिक्स और रेड स्टैंडस्टोन के साथ इसको कंस्ट्रक्ट किया गया। जो ये मीनार है ये 17 मीटर का है, 5 स्टोरी स्टॉल है, और शाहजहाँ जो है जनरली इसको हंटिंग लॉज की तरह जो है यूज़ करते थे 17th सेंचुरी में। और 2018 में इस जो है ग्रेड ए हेरिटेज वैल्यू इसको डीम स्टेटस मिला था। ठीक है, तो नेक्स्ट हम टॉपिक देखते हैं ग्रो पोर्टल। इन्वायरमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो ग्रो रिपोर्ट और ग्रो पोर्टल जो है वो एक मेंबर ऑफ नीति आयोग द्वारा रिसेंटली लॉन्च किया गया है। तो ग्रो का मतलब क्या है? ग्रीनिंग एंड रिस्टोरेशन ऑफ वेस्ट लैंड विद एग्रो फॉरेस्ट्री, जो पोर्टल यूनिवर्सल एक्सेस दे रही है स्टेट और डिस्ट्रिक्ट लेवल डेटा का, और भुवन वेबसाइट पर इसको होस्ट किया गया है। तो ये लगभग 26 मिलियन हेक्टेयर्स ऑफ डिग्रेडेड लैंड बाय 2030 जो है वो बनाकर दे रही है, बना के देने का इसका प्रोजेक्ट है, ताकि एडिशनल कार्बन सिंक 2.5 से 3 बिलियन टन्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इक्विवेलेंट के जो है वो बनाए जा सके। तो ये जो है एग्रो फॉरेस्ट्री सूटेबिलिटी इंडेक्स भी इसमें बनाया गया है, ताकि जो है नेशनल लेवल प्रायोरिटाइजेशन की जा सके ग्रीनिंग और रिस्टोरेशन प्रोजेक्ट्स की। तो जो इस सिस्टम है बेसिकली हमें एग्रो फॉरेस्ट्री डेटा अक्रॉस इंडिया जो है वो एक सूटेबल फॉर्मेट में बनाकर इस पोर्टल पर दे रहा है। ठीक है, ताकि डिस्ट्रिक्ट लेवल इंफॉर्मेशन जनरेट की जा सके, लाइव मैप्स जनरेट किए जा सकें, स्टैटिस्टिकल रिपोर्ट्स, इंटरेक्टिव टूल्स, मोड्स जो है वो ऑफ़र करता है ये, ताकि लोकल कंडीशंस को मीट किया जा सके। ठीक है, सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश। So the first topic is minimum support price. This topic is important for your economy section. So with more than 250 farmers unions who have moved from Punjab to Delhi, one of their key demands from the central government is that they want legal guarantee of MSP or minimum support price. So what is minimum support price? It is a form of market intervention which aims to ensure agricultural producers or farmers against any sharp fall in farm prices during bumper production years. So this is announced by the Cabinet Committee on Economic Affairs, chaired by the Prime Minister, on the basis of the recommendations given by the Commission for Agricultural Costs and Prices at the beginning of the sowing season, of course. So MSPs are basically guaranteed price for farmers produced from the government to prevent the farmers from any distress sales and to procure these food grains for public distribution. For example, in case of any bumper production of any crop, government agencies will buy the entire quantity supplied by the farmers at the pre-announced price or minimum price. So MSP regime came into existence as a policy decision in 1967 on the recommendations of Food Grain Price Committee. The government had set up the Agricultural Prices Commission for fixing MSP for crops. Government announced MSPs for 22 government announces MSP for 22 mandated crops and FRP for sugarcane. So total 23 crops are covered. 14 of them are kharif season crops, 6 are rabi crops, and 2 other are commercial crops. Majority of farmers remain uncovered, as NSSO survey says that less than 6% of Indian farmers have benefit directly from the MSP regime. The procurement is also concentrated in a few states like Punjab, Haryana, Western UP, and there is also poor implementation of MS Swaminathan Commission recommendations, which were outlined or enumerated in the Swaminathan report of 2006. So even during the UPA government and NDA government both, the major recommendations of the report were not fulfilled or were not accepted.
So the next topic is floor test in Bihar Assembly. This topic is important for your polity section. So as the ongoing political shift in Bihar was going, the floor test was held in the Bihar Legislative Assembly, which was of course won by the current CM Nitish Kumar ji. So what is this floor test? So it's a constitutional mechanism under which the CM is appointed by the governor under Articles 164, and that CM has to prove majority on the floor of the House. So this floor test is also called trust vote. So it is held in legislative bodies, and it is done through a vote among the members. So the authority, who has the authority to call for a floor test? When the House is in session, it is the Speaker who can call for a floor test. But when the Assembly is not in session, the Governor's residuary powers under Article 163 allow him to call for a floor test. So in 2020, the Supreme Court in Shivraj Singh Chauhan case upheld the powers of the Speaker to call for a floor test if there is a prima facie view that government has lost its majority. So what happens during a floor test? So the leader of the party who is claiming the majority must ask for a vote of confidence. The CM then moves a motion seeking the vote of confidence, on which MLAs who are present in the House, they vote. This happens both in Parliament and state legislative assemblies, uh, depending upon if it is for the central government or for the state government. What is composite floor test then? So composite floor test is conducted only when more than one person stakes a claim to form the government. So of course, any group, when the majority is not clear, the governor calls for a special session to see who has the majority. So in case of tie between two groups or two or more groups, then the speaker will get the casting vote. So the next topic is Insolvency and Bankruptcy Board of India. This topic is important for your economy section. So IBBI has now mandated that resolution professionals have to provide a copy of their report to both creditors and debtors in all cases. So IBBI was established in 2016 in accordance with the provisions of IBC 2016. It is responsible for the implementation of this IBC. IBBI regulates professionals as well as processes. It has regulatory oversight over insolvency professional agencies, insolvency professional entities, insolvency professionals, and information utilities. It has also been designated as the authority under the Companies Registered Valuers and Valuation Rules 2017 for the regulation and development of the profession of valuers in the country. So the board consists of a chairperson, 3 members from the officers of a central government, 1 member nominated by RBI, 5 other members are nominated by the central government, and the term of office of the chairperson and the members is 5 years or until they attain the age of 65 years. Okay, and of course they are eligible for reappointment. So the next topic is bond yield. This topic is important for your economy section. So as inflation continues to moderate, bond yields will also soften and the borrowing cost will come down. This has been said by RBI governor recently. So what is a bond? Bond is basically a fixed income instrument which represents a loan made by an investor to a borrower, typically government or corporates, for a set period of time in return for regular interest payments. So bond yields is basically the return that an investor expects to receive each year over its term to maturity. So prevailing market price of bond also affects the bond yield. How? So the price and yield are inversely related. So when the price of a bond goes up, the yield goes down, and as the yield goes up, the price of the bond would go down. So let's understand through example. Suppose the interest rates fall, then the new bonds which are issued will now be offering lower interest payments. So this would make the existing bonds or the old bonds which were issued before the fall in interest rates more valuable to investors, and then because they were offering higher interest payments, now the price of these old or existing bonds will increase. So that's how we can see that price is inverse to the yield. Okay, so the next topic is rising human animal conflict. This topic is important for your environment section. So Wayanad is on the boil after a wild elephant chased a 47-year-old man and trampled him to death. So this rising human animal conflict in Kerala brings to attention escalating human animal conflict in the state. As per the government data for the last year, 8800 plus wild animal attacks were reported,
and this is also posing risks not just to humans but also to the agriculture sector of Kerala. So Wayanad has a forest cover of more than 36%, which also means that the geographical location of Wayanad plays a role in Wayanad being the worst affected region in case of human animal conflict. So so there has been cultivation of alien plant species in Kerala for commercial purposes, which deprives the animals of their natural habitat and food sources. Moreover, these species are also water guzzling, which strains the natural water resources of the forest. Elephants are among the worst affected species due to this, and there is also changing agriculture practices, which leads to animals not finding enough fodder in their habitats, so they have to move out of the forests. There is also increase in wildlife attacks, which has further pushed people to safer settlements away from their farms, which means that the animals come to the farms because of uh, the people moving further away from the farms, and this brings these animals into conflict with the humans in the farms. Okay, so dairy sector has also emerged as a lifeline for villagers in Wayanad, and these domesticated animals are also prime targets for tigers and other carnivores. So apart from declining quality of forests and changing agricultural practices, waste disposal near forested areas, fragmentation of animal habitats, increased human presence in and around animal habitat is also increasing animal human conflict in Kerala. So how is Kerala dealing with this issue? So there has been construction of elephant roof proof trenches, elephant proof stone walls, and solar powered electric fencing. And the state is also running a scheme to acquire land from farmers, which can then be converted into forest land. But these measures are not enough. So the elephant corridors are being envisaged, through which are the linear, narrow natural habitat linkages, which allow elephants to move between secure habitats without being disturbed by humans. So, as per 2005 report of Ministry of Environment, 88 corridors were identified, but as of now, about 150 corridors are there across the nation, with West Bengal having the highest number of them. Okay, so the next topic is Minar. This topic is important for your art and culture section. So in an era where heritage conservation or preservation is paramount, efforts are being made to unravel the mysteries surrounding the Hastal Minar, which is located in a small village in western Delhi. Its construction was finished in 1634 during the reign of Shah Jahan. It is also known as Mini Qutub Minar. It was constructed using Lakhori bricks and clad with red sandstone. This minar is about 17 meters tall or 5 stories tall, and it is in octagonal shape. Shah Jahan used this as one of the hunting lodges during the 17th century, and in 2018 this minaret was deemed as grade A in heritage value. Okay, so the next topic is Grow Portal. This topic is again important for your environment section. Recently, Grow Report and Portal was launched by a member of Niti Aayog. So Grow stands for Greening and Restoration of Wasteland with Agroforestry, and it allows universal access to state and district level data with respect to agroforestry. It is also hosted on the Bhuvan website. So the Grow initiative aims to align with itself with the national commitments, which aims to restore 26 million hectares of degraded land by 2030 and creating an additional carbon sink of 2.5 to 3 billion tons of carbon dioxide equivalent. So this project has resulted in the creation of an agroforestry suitability index also, which enables national level prioritization for greening and restoration projects. So this developed system is also providing information on areas suitable for agroforestry across India. Okay, so the key features of the system involve generating district level information, generating area prioritization, generating live maps, area analysis, statistic report, and offering an interactive model for providing flexibility in handling the weights as per local conditions or need. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.